हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल जीके जीएसएस पर स्वागत है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित जो भारतीय अर्थव्यवस्था दी गई है, आपके टॉपिक में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे। एक घटना चक्र से संबंधित है। घटना चक्र में जितना भी कुछ दिया गया है, जो भी इम्पॉर्टेंट लगभग है, वो आपका इन्होंने दिया है, तो उसको हम कवर कराने का प्रयास करेंगे एक ही वीडियो में, जिससे आप लोग क्या कर सकें कि जिसे एक वीडियो देख के आप अपना तैयारी अच्छे से कर सकें। इसीलिए ज़्यादा पार्ट में नहीं दे रहे हैं, एक एक वीडियो में अलग अलग से हर सब्जेक्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था मैंने अपने ही चैनल पर अलग से दिया है, वो बुक से दिए हैं, जो स्टैंडर्ड बुकें हैं उनके माध्यम से आपको मैंने प्रोवाइड कराया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मैंने नोट्स के माध्यम से उसको प्रोवाइड किया है आपको। और यहाँ पे घटना चक्र को इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आप लोग कम समय में अपनी तैयारी पूर्ण कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के सिलेबस में दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो उसमें सिलेबस में दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, उसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। इतने टॉपिक के बारे में दिया गया है, उसी को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है कि उत्पादन और स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण जो किया जाता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उस पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है, समाजवादी में सरकार का अधिकार होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों का अधिकार होता है। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। एडम स्मिथ की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो द वेल्थ ऑफ नेशंस है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है और उनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस, या जिस पुस्तक का पूरा नाम अगर कहें तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी पुस्तक है। ठीक, ये अर्थशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं एडम स्मिथ आपके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। तो प्रस्तावना में कल्याणकारी राज्य जो घोषित किया गया है उसका सीधा सीधा उल्लेख आपके नीति निर्देशक तत्व में किया गया है कि कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है, आर्थिक और कल्याणकारी राज्य। उसके बाद है अगला पॉइंट, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आर्थिक विकास में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी का सही अस्तित्व रहना। तो मैंने पहले ही बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब सरकार और निजी दोनों क्षेत्र की भागीदारी होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति का नियंत्रण होता है, यानी पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों का नियंत्रण होता है, जिसमें निजी का मतलब व्यक्ति का और सार्वजनिक मतलब सरकार का नियंत्रण होता है। अगला जो पॉइंट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय किससे जाता है? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रतिपादित की गई उसका श्रेय जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है। तो अगर पूछा जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है तो जॉन मेनार्ड कीन। बाकी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? एडम स्मिथ आपके हैं। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अगर पूछा जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में अपनाई गई तो भारत में, मतलब इसीलिए एक एग्जाम्पल दे रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। तो पूछा जाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबंध क्षेत्र आते हैं। मतलब कृषि और कृषि से संबंधित, चाहे मत्स्य पालन हो गया, अन्य जो चीज़ें हो गई, जितनी भी कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं लगभग, वो सारी की सारी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका जो उद्योग धंधे होते हैं, विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियाँ जिसमें सम्मिलित होती हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। और तीसरी जो होती हैं, तृतीय क्षेत्र जो होता है, उसमें सेवाओं से संबंधित सारी चीज़ आते हैं, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो सेवाएं अवेलेबल करवाई जाती हैं आपको, वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र जो अवेलेबल करवाया जाता है जनता को, वही होता है सेवा क्षेत्र।
आगे दिया गया है सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद यह होता है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है जो उस देश की सीमा के अंदर उत्पादित किया जाता है, चाहे वो विदेशी कंपनी द्वारा किया गया हो उस देश में, चाहे उस देश की स्वयं की कंपनी के द्वारा किया गया हो, बस उस देश की सीमा के अंदर होना चाहिए। वही होता है आपका सकल घरेलू उत्पाद। आर्थिक समृद्धि की माप हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय है। अगर आर्थिक समृद्धि मापी जाती है, आर्थिक समृद्धि का मतलब ये नहीं कि एक ही क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, सभी क्षेत्रों में समृद्धि हो रही है, मतलब सभी क्षेत्र जितने हैं सभी में समृद्धि, आर्थिक समृद्धि है। आर्थिक समृद्धि के माप के लिए सबसे उपयुक्त जो पैमाना होता है प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है व्यक्ति की वार्षिक में, वो मापा जाता है उसके आधार पर। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे हम NSO के नाम से जानते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो NSO ही भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करता है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया है। तो इसको मैंने अपने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है। प्रोफेसर राजकृष्ण कौन थे और उन्होंने हिंदू वृद्धि दर क्यों प्रयोग किया, उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है। तो बाकी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही जानना है कि हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किसने किया था, तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था। अगला जो पॉइंट है, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी का मतलब होता है कि आदमी की काम एक आदमी का है उस क्षेत्र में, लेकिन लगे होते हैं 2, 4, 10 परिवार के सारे लोग लगे होते हैं, लेकिन उसका जो निकलता है बाद में डाटा कि क्या इतने लोगों की आवश्यकता थी, तो उसका मतलब शून्य आता है, उनकी आवश्यकता नहीं थी। वही होती है छुपी बेरोजगारी, कृषि में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगला पॉइंट है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। बाकी उस तरह के आपके जो हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग है जो मैक्सिको के हैं। मैंने इसके पहले आपको हरित क्रांति के बारे में डिटेल से बताया है अपनी वीडियो में, उसको देख सकते हैं अगर आपको देखने की इच्छा हो तो। हरित क्रांति क्या है, कृष्ण क्रांति क्या है और गोल क्रांति क्या है, और फ्लड जो श्वेत क्रांति है, पीली क्रांति, नीली क्रांति, सबके बारे में डिटेल से बताया है। तो कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। भारत में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। सेवा क्षेत्र भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है। तो जो सेवा क्षेत्र है सबसे ज़्यादा इसका GDP में योगदान है, ये जाने रहिएगा, कई बार पूछा गया है कि सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान भारत की GDP में किसका है, अर्थव्यवस्था में किसका है, तो सेवा क्षेत्र का है। इसमें कहा गया है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता चला जाता है और प्राथमिक क्षेत्र का जो अंश होता है कृषि क्षेत्र का वो घटता चला जाता है। सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक भूटान ने चुना। सबसे पहले भूटान ने राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना था। मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने किया था। मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन मध्य प्रदेश द्वारा किया गया था। मानव विकास सूचकांक जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, HDI, यहाँ पे HDP छप गया है, HDI का प्रतिपादन सर्वप्रथम अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। ठीक है, कौन किसके द्वारा, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था, जो मानव विकास सूचकांक इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी में आयात निर्यात बंद होते हैं। फिरोजाबाद जो है आपका कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो कर्नाटक है। देश में चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपका असम है। LPG का मतलब होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसकी शुरुआत जो हुई थी LPG के विकास का मॉडल भारत में वर्ष 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में अपनाया गया था। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। तो आप जब सामान्य जागरूकता वाला टॉपिक देखेंगे, मैंने जो बताया है उसमें सारे देशों की मुद्रा और उनकी राजधानी के बारे में मैंने जिक्र किया है। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। NGO का आशय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संगठन होता है। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल स्वर्णिम चतुर्भुज
राजमार्गों के विकास से संबंधित है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बांधों या बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। भारत के विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल ऊर्जा का है। थर्मल ऊर्जा मतलब जो कोयले से उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पादन होता है, उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा भारत में है। रक्षा मंत्रालय के लिए बजट केंद्रीय वित्त मंत्री पेश करता है। डॉट भारत का आंचलिक भाषा में तथ्य प्रदान करने हेतु हाल ही में प्रारंभ किया गया एक डोमेन वेब पता है। जस्ट डू इट नाइक की मशहूर पंचलाइन है। जस्ट डू इट नाइक की मशहूर पंचलाइन है। कंपनी की कमाई या लाभ का भाग जिसे भुगतान शेयर धारकों को किया जाता है उसे लाभांश कहा जाता है। कंपनी की जो भी कमाई होती है उसमें जो लाभ प्राप्त होता है उसका भुगतान शेयर धारकों को दिया जाता है, उसी ही लाभांश कहते हैं। शेयर धारक मतलब वह होते हैं जो उनकी कंपनी में रुपए लगाए रहते हैं। अगला पॉइंट है, वर्ष 1980-85 की अवधि में छठी पंचवर्षीय योजना को लागू की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार या भारत सरकार की ओर से मुद्रा नोटों का निर्गमन करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई केंद्र सरकार या भारत सरकार की ओर से मुद्रा का जारी करता है। तो आप अगर पंचवर्षीय योजना को डिटेल में देखना चाहें तो आपको मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाके लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, एक प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जितनी भी उनके बारे में डिटेल में जानकारी मैंने वहाँ पे दी है। आगे बात करते हैं, संपदा कर जो है एक प्रत्यक्ष कर होता है। भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक था जिसने चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई ने दिसंबर 1969 से लीड बैंक योजना प्रारंभ की थी। लीड बैंक योजना ठीक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चेक के प्रत्येक पन्ने पर IFSC एवं MCIR कोड का होना आवश्यक है। ठीक है, तो MCIR मैग्नेटिक इंक कोट होता है। तो एक कोट होता है जिससे जानकारी मिलती है कौन सी शाखा, कौन सी ब्रांच और किस बैंक का है, तो उससे पता चल जाता है वही MCI और IFSC कोड से। तो ये ज़रूरी होता है, चेक के प्रत्येक पन्ने पर होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में स्थित है। राजकोषीय घाटा का अर्थ है कुल प्राप्तियों में से खर्च को घटाना। जो राजकोषीय घाटा होता है, कुल जितनी प्राप्ति हुई उसमें से खर्च कितना हुआ उसको घटाना होता है। अगला पॉइंट है, कारपोरेट टैक्स प्रत्यक्ष कर का एक रूप है। ब्रिटेन की लग्जरी कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर्स के स्वामित्व में है। जो जगुआर लैंड रोवर है वो टाटा मोटर्स के स्वामित्व में है। यूरो वर्तमान में 19 यूरोपीय देशों की आधिकारिक मुद्रा है। तो जितने भी यूरोपीय देश हैं उनमें से जितने 19 देश लगभग किसमें हैं, उनकी आधिकारिक मुद्रा यूरो है। ठीक, रेल कोच फैक्ट्री आपकी कपूरथला में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र को रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। हरित क्रांति की सफलता के उच्च उत्पादन उच्च किस्म के बीज, पर्याप्त सिंचाई की सुविधा एवं रासायनिक उर्वरक व कीटाणुनाशक की उपलब्धि पर आधारित है। जो हरित क्रांति हुई थी सबसे ज़्यादा आपकी गेहूं पर एक कारगर हुई थी, उसके बाद धान पर। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाने को उद्यान कृषि कहा जाता है, हार्टिकल्चर कहते हैं। क्यूबा को दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य आपका गुजरात है। भारत में सबसे गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना PC महालनोबिस ने की थी। इन्हीं के जन्मदिन पर भारतीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है 29 जुलाई को। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का वर्गीकरण उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। स्वयं सिद्धा एक योजना है जिसे भारत सरकार ने केवल महिलाओं की मदद के लिए चालू की थी वर्ष 2001 में। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वह है जिसमें अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है। बीपीओ का यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। पोहांग आयरन स्टील कंपनी या पोस्को
पोस्को जो कंपनी है, पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी दक्षिण कोरिया की कंपनी है। राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत ही निर्धन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना है। मनरेगा के विस्तृत रूप की बात करें, हम मनरेगा का डिटेल में नाम जो होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है आपके रीवा मध्य प्रदेश में है। साउथ इंडियन बैंक भारत में एक प्राइवेट बैंक है। लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय और विक्रय को व्यापार कहा जाता है। सरकार नियंत्रित राशन की दुकानों के द्वारा वितरण की किस्म को लोक वितरण प्रणाली कहा जाता है। लोक वितरण प्रणाली या पीडीएस सिस्टम। ठीक। वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग लोहा इस्पात उद्योग है। अगला पॉइंट है स्कॉर्पियो महिंद्रा मोटर्स से संबंधित है। रायपुर, इंदौर, शिलांग तथा पुणे में से पुणे भारतीय प्रबंधन संस्थान नहीं है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जो है वो पुणे में नहीं है। बाकी रायपुर, इंदौर, शिलांग तथा पुणे में नहीं है और हर जगह है। PVR नामक निजी कंपनी बहुविध सिनेमा सेवा प्रदान करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का GDP में अधिकतम योगदान है। इसको पहले भी दे चुके हैं, यहाँ पर भी इन्होंने दिया है। बैंकिंग क्षेत्र में NPA का पूर्ण रूप होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। भारत की करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। 1 रुपये की नोट तथा सभी सिक्के पर भारत सरकार की देयता होती है और उसके द्वारा ही जारी किया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा 1 रुपये के नोट तथा सिक्के जारी किए जाते हैं। 2 रुपये या उससे अधिक के नोटों पर निर्गमन के दायित्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। RBI का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में था, जो वर्ष 1937 में स्थानांतरित होकर मुंबई में आ गया। RBI के वर्तमान जो है गवर्नर शशिकांत दास हैं आपके। RBI जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत के शेयर बाजार के कार्य को सेबी नियंत्रित करता है। जो भी शेयर बाजार के कार्य होते हैं उसको सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। भारतीय रुपए को मार्च 1994 से चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। मतलब डॉलर के मुकाबले रुपए घटता बढ़ता रहता है, वही परिवर्तनीय बना दिया गया। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में RBI करता है। भारतीय संसद ने 19 जून 1956 को भारतीय जीवन बीमा विधेयक पारित किया, जिसके तहत 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम अस्तित्व में आया। तो भारतीय जीवन बीमा निगम 1 सितंबर 1956 में उसकी स्थापना हुई। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण IRDA का गठन किया। IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम 1999 द्वारा की गई थी। वर्ष 2004 से ही ट्राई को देश में प्रसारण और केबल टेलीविज़न सेवाओं को विनियमित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष डॉक्टर PD बघेला हैं। भारत के नागरिकों के लिए बचत बैंक खाता खोलना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं होता है। फिर है भारत में अति बहुल मानव संसाधन असंगठित क्षेत्र में अल्प कुशल श्रमिक हैं। भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि नहीं है। आर्थिक योजना का जो उद्देश्य होता है जनसंख्या वृद्धि नहीं है। भारत में वार्षिक अर्थ संकल्प का संवैधानिक नाम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। चावल, कपास, मक्का तथा जौ में जौ खरीफ फसल नहीं है। जौ आपकी क्या है, रबी फसल होती है। चावल, कपास, मक्का ये जो हैं ये आपकी खरीफ फसल हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला कोयला उत्पादन के लिए विख्यात है। बागान कृषि का एक उदाहरण काफ़ी है। बांग्लादेश का ढाका जूट के लिए प्रसिद्ध है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। रिलायंस उद्योग के संस्थापना धीरूभाई अंबानी ने की थी। RIM द्वारा मोबाइल सेट ब्लैकबेरी का निर्माण किया जाता है। RIM द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, ब्लैकबेरी। गांधीवादी अर्थव्यवस्था ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड भारत की जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है। उत्पाद शुल्क सामान के उत्पादन पर वसूल किया जाता है।
घाटा वित्त पोषण शब्द का अर्थ है आरबीआई से कर्ज लेती है। यूटीआई बैंक का वर्तमान नाम है एक्सिस बैंक। पूर्व सोवियत संघ के साथ मिलकर बोकारो और भिलाई लोहा और इस्पात संयंत्र लगाए गए। सोवियत संघ के साथ मिलकर बोकारो और भिलाई का जो लोहा उद्योग है उसको लगाया गया था। बजट 2017-18 से रेल बजट को केंद्रीय बजट में ही शामिल कर लिया गया। पहले अलग था, पहले शुरू में एक में था, फिर अलग कर दिया गया, फिर बाद में अलग किया गया था, पुनः फिर एक कर दिया गया। 2017-18 में रेल बजट जो प्रस्तुत किया गया उसको वर्ष 2017 में रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। सेबी का पूर्ण रूप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRCTC का तात्पर्य है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल राज्य मुख्यतः ताप शक्ति पर निर्भर है। जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य है वो मुख्यतः किस पर निर्भर है? ताप शक्ति पर निर्भर है। भारत में कपास मिल मुंबई में स्थापित की गई है। कपास मिल जो है कहाँ पे स्थापित की गई है? आपके मुंबई में स्थापित की गई है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का तात्पर्य वह क्षमता जो मानव इच्छा को संतुष्ट करे, वही होता है उपयोगिता का मतलब। भारत की लाल क्रांति का संबंध मांस टमाटर उत्पादन से है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम रेलवे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य सदस्य देशों के भुगतान संतुलन समस्याओं को सुलझाने में सहायता करना है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है। अगला पॉइंट है म्यूचुअल फंड। व्यवसाय में सिप का अर्थ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। ओपेक का पूरा नाम है, ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम कंट्री का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एस बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। जो अगला पॉइंट है उसमें एस बैंक के बारे में दिया गया है, एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। देश का प्रथम सफल वस्त्र कारखाना 1854 में बम्बई में स्थापित किया गया था। अर्थशास्त्र के मार्केट का अर्थ विनिमय का केंद्रीय स्थान है। संतुलित कीमत वह कीमत है जिस पर मांग और पूर्ति बराबर रहती है। भारतीय रेलवे को अधिकतम राजस्व भाड़ा से मिलता है। जो यात्री होते हैं उनसे ज़्यादा नहीं मिलता, जो भाड़ा होता है वो अधिकतम राजस्व भाड़ा मिलता है जो सामान ढुलाई की जाती है। हिंदू वृद्धि दर जो है वो GDP की वृद्धि दर को व्यक्त करता है। अगला पॉइंट है हिंदुस्तान जस्ता संयंत्र जिंक प्लांट विशाखापत्तनम में स्थित है। भारत में प्राथमिक सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। प्राथमिक सेक्टर का मतलब हो गया आपका कृषि से संबंधित क्षेत्र। बिक्री कर भारत में राज्यों के राजस्व को सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण कोरिया की कंपनी है। मुद्रास्फीति मूल्यों में वृद्धि की दर है। मुद्रास्फीति होने से क्या होगा? मूल्य में वृद्धि बढ़ती जाएगी। डॉक्टर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्राओं की तुलना में मुद्रा के मूल्य को कम कर देना। कमी करने से क्या होगा? निर्यात आपका बढ़ेगा और आयात घट जाएगा। मुद्रा का सीमित अवमूल्यन बुनियादी तौर पर निर्यात में सहायक होता है। मुद्रा का अवमूल्यन बुनियादी तौर पर निर्यात में सहायक होता है। मांग नियम के अनुसार कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई मात्रा में कमी होती है। राष्ट्रीयकरण होने से पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। 1921 में 3 बैंकों का एक समूह था जिससे जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। बाद में 1955 में इसका जब राष्ट्रीयकरण किया गया स्टेट बैंक का, तो इसका नाम स्टेट बैंक पड़ गया था, इंपीरियल का जब किया गया था। सिक्कों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें हैं। जो सिक्के का उत्पादन किया जाता है 4 टकसालें हैं। कहाँ कहाँ? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित है। 2 रुपये और उससे ऊपर के मूल्य वर्ग के भारतीय करेंसी के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक से मापी जाती है। बैंकों को अपनी नकदी और कुल परिसंपत्तियों के बीच निश्चित अनुपात को बनाए रखना आवश्यक होता है। उसे वैधानिक तरलता अनुपात या SLR कहते हैं। 1 रुपये के करेंसी नोट पे हस्ताक्षर भारत के वित्त सचिव का होता है। भारत विश्व का 5वां ऐसा देश है जिसकी मुद्रा का एक चिन्ह मिला है। ठीक,
बांग्लादेश की मुद्रा टका है। उसके बाद विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन और आगमन के बीच अंतर को चालू खाता घाटा कहा जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में जो सोना पाया जाता है, कोलार कर्नाटक में पाया जाता है। द्वितीयक संचयन युक्ति को बैकअप सहायक संचयन भी कहा जाता है। भारत में रजत क्रांति का संबंध जो है अंडे के उत्पादन से है। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका कार्यकाल 2012 से 17 था। 2007 से 12 11वीं पंचवर्षीय योजना की कालावधि थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 थी। नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसको आप देख सकते हैं हमारे पंचवर्षीय वाले योजना के वीडियो में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर बल दिया गया है। तो ये भी काफ़ी कुछ इसमें दिया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया। वर्ष 1966 से 69 के काल को योजना अवकाश काल की संज्ञा दी गई। चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1978 से 79 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय एक पूर्व वर्ष 1978 में ही समाप्त कर दी गई क्योंकि जनता की सरकार आ गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का केंद्र बिंदु तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास करना था। 12वीं योजना का मुख्य बिंदु निम्न है। जीडीपी दर 8% रखने का लक्ष्य रखा गया था। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4% करने का लक्ष्य रखा गया था। यह अधिनियम या जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ था। जीएसटी निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं की सेवाओं पर एकल कर का प्रावधान करता है। यह कर प्रत्येक चरण पर केवल मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है। केवल मूल्यवर्धन पर लगाया जाएगा। जीएसटी के दो घटक हैं। कौन कौन से? केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी दोनों का हिस्सा 50-50% होता है। कंपोजिशन योजना के तहत व्यापारियों हेतु 1% तथा रेस्तरां व्यापारियों हेतु 5% एक मुफ्त कर का प्रावधान किया गया है। भारत की मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों की बुआई की जाती हैं, जिनमें सबसे पहले अगर बात करें आपके रबी फसल की, तो रबी की फसल की जो बुआई की जाती है वो आपकी अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। प्रमुख फसलें रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू इत्यादि जो है रबी की फसल है। खरीफ फसल की बात करें तो इसकी बुआई कब की जाती है? जून से जुलाई के माह में की जाती है। कटाई अक्टूबर से नवंबर के माह में की जाती है। प्रमुख फसलें कौन सी हैं? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास इत्यादि जो हैं ये खरीफ की फसलें होती हैं। जायद की फसल मार्च जुलाई में मध्य बोई जाती है, ग्रीष्मकालीन फसल है। पर प्रमुख फसलें जो है इसकी तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती इसके अंतर्गत की जाती है आपकी जायद की फसल के अंतर्गत। अब इसमें बात करते हैं रस्ट रोग। रस्ट रोग जो है गेहूं में की फसल में लगने वाला रोग होता है। नगदी फसल के अंतर्गत आपके गन्ना आता है, कपास आता है, जूट आता है, तंबाकू, तिलहन आदि प्रमुख फसलें हैं जिसे काटकर तुरंत व्यापारिक उद्देश्य से जो फसलें बोई जाती हैं उन्हीं को नगदी फसल या कैश क्रॉप्स कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कर्नाटक शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। जो कर्नाटक है वो शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। केंद्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान आपके कर्नाटक मैसूर में स्थित है। केंद्रीय रेशम बोर्ड भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। चाय के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर तथा उपयोग के संदर्भ में पहले स्थान पर है। तो उत्पादन में दूसरे और उपभोग में पहले स्थान पर है। भारत सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। जो केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है। या देश के
कुल रबर का उत्पादन का लगभग 90% भाग उत्पादित करता है। भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ किसको हुआ था? गेहूं की फसल को हुआ था। नीली क्रांति में मत्स्य पालन से संबंधित है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है कौन? भारत। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है। संसार में सर्वाधिक मछली उत्पादन चीन, उसके पश्चात इंडोनेशिया में होता है। प्रथम राष्ट्रीय जनगणना जो भारत की हुई थी 1872 में हुई थी। कुल जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का पहला तथा भारत का दूसरा स्थान है। भारत में जनगणना सामान्यतः 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, जैसे अभी कोरोना के कारण नहीं हो पा रही, नहीं तो 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक में मापी जाती है। एक बार और आया था ये। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपका अर्थव्यवस्था जितना भी घटना चक्र में था कंप्लीट होता है। काफ़ी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएँ, या एक आध दो नहीं फंसे तो ठीक है, लेकिन इसमें से आएगा जरूर, इतना निश्चित मान के चलिए, क्योंकि इन्होंने आपके सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया है। तो आप लोग इस वीडियो में इतना देखेंगे, उसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी का, फिर उसके बाद जो बचेगा, जितना भी जीएस का पोर्शन होगा उसको कंप्लीट कराने का करेंगे। उसके बाद आपको करंट अफेयर कराएंगे। करंट अफेयर आपको जो पीटी का ये बुक है उससे भी करा देंगे, और करंट अफेयर्स प्लस 1 ईयर में अलग से कराऊंगा आपके लिए, जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छे से कर सकें, क्योंकि करंट अफेयर जो है आपका वो 10 नंबर का आएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।